हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। हमारे चल रहा था अपवर्तन का पार्ट 1। अपवर्तन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अपवर्तन का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल ही आपकी क्लास नहीं ले पाए हम, इस कारण सर आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो आज से आपकी क्लास कंटिन्यू की जाती है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपवर्तन के बारे में। लास्ट क्लास में पढ़ा था अपवर्तन के बारे में कि अपवर्तन क्या है। अपवर्तन क्या है? दो माध्यमों में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो अपने मुख्य मार्ग से, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाता है? वो विचलित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन? अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। तो क्या था अपना अपवर्तन? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो हमने ये पढ़ा था अपवर्तन के बारे में। फिर हम नेक्स्ट पढ़े थे इसके नियम, अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम वही है जो परावर्तन का नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि तीनों आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होनी चाहिए? एक ही बिंदु पर, एक ही तल में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कोई कांच की पट्टिका, इस पे प्रकाश आपतित हुआ तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो तीनों बिंदु क्या है? एक ही स्थान पर है। तीनों बिंदु क्या है? एक ही स्थान पर है। तो ये हमारी क्लास है जो हम कह रहे थे। आज की क्लास में हम मोटा देख रहे हैं। पिछली क्लास में अपवर्तन और उसके नियमों के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया था। तो जिसको भी अगर विस्तार से इसके टॉपिक के बारे में समझना है तो इससे जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास देख ले। ठीक है। तो आज हमने क्या होगा फिर? अपवर्तन के नियम पढ़े। फिर इसका फर्स्ट नियम क्या है कि तीनों क्या? आपतित, अपवर्तित और अभिलंब, तीनों क्या होनी चाहिए? एक ही स्थान पर होनी चाहिए। अभिलंब तीनों क्या होनी चाहिए? एक ही बिंदु पर होनी चाहिए। तीनों क्या होनी चाहिए? एक ही बिंदु पर होनी चाहिए। और इसका ये तो हो गया इसका फर्स्ट नियम। इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि साइन की आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण I की ज्या, परावर्तन कोण R की ज्या का अनुपात, ज्या क्या होती है यहाँ पर? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट, एक नियतांक है। वो नियतांक क्या है? म्यू। क्या है वो नियतांक? म्यू है। क्या है वो नियतांक? म्यू। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में, जो हमने मोटा समझ लिया। अब हम आगे चर्चा करेंगे अपवर्तन के कुछ उदाहरणों के बारे में। अपवर्तन के कुछ उदाहरणों के बारे में कि दैनिक जीवन में अपवर्तन कहां पर होता है। जो हमारे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। और लाल जो लाइट है, लाल लाइट, रोड लाइट लाल क्यों ली जाती है? रोड लाइट लाल इसलिए ली जाती है क्योंकि उसका अपवर्तन, लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है, इस वजह से रोड लाइट लाल ली जाती है। क्या ली जाती है? लाल ली जाती है ना। तो ये हो गया हमारा अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। तो ये हमने जो भी है पूरी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जिसको भी विस्तार से समझना है तो हमारी नेक्स्ट वाली क्लास पूरी देख ले। ठीक है। तो आज मैंने इस क्लास को मोटा समझा दिया। जो इस क्लास को ले नहीं पाए थे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपवर्तन के कुछ नियमों के बारे में, जो कुछ अपवर्तन के कुछ उदाहरण, अपवर्तन के क्या उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन में, क्या उदाहरण को देखने को मिलते हैं। तो पहला उदाहरण है कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त, क्या सूर्योदय और सूर्यास्त क्या होता है? जब सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है हमें, और सूर्यास्त के पश्चात तक दिखाई देता है। सूर्यास्त के पश्चात तक दिखाई देता है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण भी क्या है? अपवर्तन। क्या है उसका कारण भी? अपवर्तन है। क्या है उसका कारण भी? अपवर्तन है। तो वो हम समझ लेते हैं आज कि ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी
पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा इसको बड़ा समझ लेते हैं, आंखा समझने के लिए बड़ा बना लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल। चारों ओर क्या है? वायुमंडल। ये हो गई पृथ्वी और इसकी चारों ओर क्या हो गया? वायुमंडल। ये क्या हो गया? वायुमंडल। ये क्या हो गया? वायुमंडल। समझे? तो और ये हम एक लेते हैं क्षितिज, एक क्षितिज लेते हैं। तो ये है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। और ये है हम लेते हैं क्षितिज। क्या लेते हैं हम? क्षितिज, जिससे ये क्षितिज लेते हैं। तो इससे पता चलता है हमारा कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक है? तो जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, तो सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, इस स्थान पर होता है, तो उसकी जो किरणें होती है तो वो यहां जाती है, यहां जाती है। तो ये क्या कहती है? जो इससे टकराती है, अपने वायुमंडल से टकराती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको किस प्रकार दिखाई देगा सूर्य? तो उसको किस प्रकार का दिखाई देगा सूर्य? ये देखेंगे ना। तो वायु ये क्यों मुड़ी अभिलंब की ओर? क्योंकि बाहर है वो सघन माध्यम है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। क्या माध्यम? विरल, विरल, विरल माध्यम। और ये वायुमंडल क्या है? एक सघन माध्यम। ये दोनों की तुलना करते हैं तब पता चलता है, बाहर सघन है, अंदर विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि इसको जाना कैसे था? जाना इसका सीधा था। कैसे जाना था? इसको सीधा जाना था, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो इस व्यक्ति को ये सूर्य कहां दिखाई देगा? यहाँ पर आभास होगा इस व्यक्ति को, ये सूर्य यहाँ पर दिखाई देगा, ये सूर्य यहाँ पर दिखाई देगा। इस व्यक्ति को यहाँ पर ये सूर्य यहाँ पर आभासित होगा। क्या होगा? यहाँ पर आभास होगा। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा, आभासी सूर्य दिखाई देगा यहाँ। तो ये है, जबकि वास्तविक कहाँ है? वो क्षितिज के नीचे है। जबकि वास्तविक कहाँ है? वो क्षितिज के नीचे। कहाँ है वो? क्षितिज के नीचे है। तो किस प्रकार वो सूर्य उदय होने से पूर्व ही हमें दिखाई दे जाता है। क्या होता है? इस प्रकार सूर्य उदय होने से पूर्व ही हमें दिखाई दे जाता है। किस कारण? अपवर्तन के कारण। किस कारण? अपवर्तन के कारण। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तो उसकी किरणें वायुमंडल में टकराती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिससे व्यक्ति को क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है। सूर्य उसे लगता है, आभास होता है कि ये सूर्य की किरणें इधर से आ रही है। क्या होता है? आभास होता है। समझे? तो इस प्रकार सूर्य उदय होने से पूर्व ही हमें दिखाई देता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि सूर्य उदय होने से पूर्व और सूर्यास्त होने के पश्चात तक हमें सूर्य दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है? अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया तो अपन सिंपल सा लिखेंगे अपवर्तन के कारण। क्या? अपवर्तन के कारण। और अगर वो 1 से ज्यादा नंबर में पूछा गया है, 1 से अधिक अंक में पूछा गया है, तो डिपेंड करता है, फिर अपन उस पर पूरा चित्र बनाएंगे। ये पूरा चित्र बनाएंगे जो समझा रहा हूं मैं, पूरा चित्र बनाएंगे, थ्योरी लिखेंगे कि कैसे कैसे सूर्य जा रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रही है, तो पूरी थ्योरी लिखेंगे अपन। ठीक है? अगर 1 नंबर में पूछता है तो अपन को स्पष्ट एक ही आंसर लिखना है कि अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। समझ गए? क्या लिखना? एक ही आंसर लिखना आपको, अपवर्तन के कारण। ठीक है? अब देखते हैं कि सेम यही जो उदय होता है, सेम वही अस्त होता है ना, उसी में सेम वही मेथड है, तो इसको सेम समझ लो आप। तो ये तो हो गया हमारा क्षितिज, ये तो हो गया हमारा क्षितिज। ये हो गया क्षितिज। अब जिस प्रकार अस्त होता है तो क्षितिज से नीचे होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो क्षितिज से नीचे होता है, लेकिन उसी प्रकार उसकी किरणें जब वायुमंडल में टकराती है,
उसकी किरणें जब वायुमंडल से टकराती है तो वो विरल से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जबकि जाना किधर था, इसको सीधा जाना था। किधर जाना था, इसको सीधा जाना था। किधर जाना था, सीधा जाना था इसको, और ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को ये कहां पर आभासित होगा, यहां पर सूर्य यहां पर आभासित होगा। उस व्यक्ति को ये सूर्य यहां पर आभासित होगा, यहां पर आभास होगा कि सूर्य यहां पर है, जबकि सूर्य अस्त हो चुका है। जब वास्तविक स्थिति ये है, क्या है वास्तविक स्थिति ये है। तो एक बार पूरा समझ लेते हैं हम इसको, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको हम समझ लेंगे। तो एक बार फिर से देख लो, ये डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो चुका हूं, आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, और मैं इसको एक बार समझा दूंगा फिर से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं एक बार फिर से इसको पूरा समझा देता हूं कि क्या है। कि जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तो उसकी किरणें वायुमंडल से टकराती है, तो उसकी किरणें वायुमंडल से टकराती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या विलंब की ओर झुक जाती है, जिस कारण उस व्यक्ति को वो सूर्य क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है। क्या होता है, आभास होता है सूर्य से कि वो किरणें आभास करता है कि ये किरणें इधर से आ रही है। जब वो मुड़ जाती है किरणें तो वो व्यक्ति अनुमान लगाता है, व्यक्ति को आभास होता है कि ये किरणें किधर से आ रही है, सूर्य से आई किरणें, तो वो सीधा उसको देखता है तो उसका आभास होता है, जबकि सूर्य वहां होता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आभास होता है। तो इस प्रकार सूर्य उदय होने से 2 मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है। क्या होता है, 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लग जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि सूर्य उदय होने से 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लग जाता है, छिपने से 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है, छिपने के बाद तक दिखाई देता है। तो ये इसका रीजन है। क्या है, अपवर्तन इसका रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये व्यक्ति है, यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के जरिए हम समझ रहे हैं ये व्यक्ति को दिखाई दे रहा, तो ये इसको आभास हो रहा है। अब विरल से सघन माध्यम में जा रही, इसी कारण वो अभिलंब की ओर झुक रही है। इस वजह से उस व्यक्ति को ये आभास हो रहा है कि सूर्य यहाँ पर है, क्षितिज से ऊपर है। ठीक है, उसी प्रकार जब सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य अस्त होता है तब भी इसी प्रकार होता है। जब क्षितिज से नीचे चला था सूर्य, उसके पश्चात भी उसकी किरणें वायुमंडल से टकराकर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो वो सूर्य इस प्रकार लगता है कि अभी अस्त नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, अभी तक छिपा नहीं है सूर्य, तो इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, तो जो उसका टाइम है सूर्य का, उगने का टाइम और अस्त होने का टाइम, उदय होने का और अस्त होने का, उससे वो कुछ समय पहले दिखाई देता है और कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य छिप जाने यानी सूर्य अस्त होने के पश्चात तक दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है। तो ये इसका रीजन क्या है, अपवर्तन। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। अगर जिसने ले लिया वो एक बार फिर से ले लो। तो ये चित्र इंपॉर्टेंट है, अगर ये चित्र याद है तो आप पूरी थ्योरी बना सकते हैं, पूरी थ्योरी बना सकते हैं अपने जरिए। इंपॉर्टेंट ये चित्र है, अगर ये चित्र आपने बना दिया तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ भाई क्या कहते हैं, अच्छा भाई बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया, तो उसने अच्छे से लिखा होगा। अगर ये आपको चित्र समझ में आ गया तो आप थ्योरी कैसे बना सकते हैं, अपने हिसाब से थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्या हो गया, हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जिसको भी समझ में आएगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक, अब ये इरेज कर रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और ये किस प्रकार होता है। ऐसा परावर्तन जिसमें सूर्य की सारी प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाएं।
तो उसे कहते हैं पूर्णांतित परावर्तन। और ये किस प्रकार होगा इस चीज को आज हम समझेंगे। पहले सिंपल इस चीज को समझते हैं, पूर्णांतित परावर्तन को समझते हैं पहले। ये दो माध्यम है यहाँ पर, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है। कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। समझो इसको, सघन माध्यम से ये जा रही है आपतित किरण, ये आपतित किरण, तो ये जा रही है तो दूर हटेगी। क्या हटेगी? दूर हटेगी। ये कोण हो गया I और ये कोण हो गया R। क्या होगी? अपने इसका मुख्य मार्ग क्या था? ये, लेकिन ये दूर हटेगी। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास, अभिलंब से की ओर झुकेगी। ठीक है, तो इस पूर्णांतित परावर्तन इसी से समझेंगे हम। तो धीरे धीरे आप ध्यान दीजिए बस। जैसे जैसे हम इस कोण को, किसको? I को, आपतित कोण को, यह है आपतित किरण। जैसे जैसे हम इस कोण को बढ़ाएंगे तो ये जो अपवर्तित किरण है ये और ज्यादा अभिलंब से दूर हटेगी, और ज्यादा अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा एक। तो सेकंड आगे बढ़ते हैं अपन। जब हम इस आपतित कोण को इतना बढ़ा दें, इस आपतित कोण को इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, इतना बढ़ा दे कि अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो वह आपतित कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। वह कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री, R का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री, तो क्या कहलाता है? वह क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ये जो भी मैं बना रहा हूं चित्र साथ में बनाते चलिए। ठीक है, इस चित्र साथ में बनाते चलिए। ठीक है, और समझ लीजिए पहले, फिर बाद में बना लिया आप, ऐसे करिए, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी समझ लीजिए। ठीक है, तो इस अगर हम आपतित कोण को बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ा दिया जाए आपतित कोण को कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। आपतित कोण को इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो वह कोण जिस पर अपवर्तन कोण, वह आपतित कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री, वह कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर इसको और बढ़ा दिया जाए, इसको और बढ़ा दिया जाए, इसको और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि 90 से और नीचे झुकेगा। ठीक है, तो क्या होगा? नीचे झुक जाएगा। तो क्या होगा? वह जब कोई आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो क्या दिखाता है वो? पूर्णांतरित परावर्तन। क्या दिखाता है? पूर्णांतरित परावर्तन। जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में लौट जाती है पुनः। जिस माध्यम में आती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है पुनः। जब किसी किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, इससे क्रांतिक कोण क्या? वह कोण जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 90 डिग्री, वो होता है क्रांतिक कोण। अगर क्रांतिक कोण से अधिक कर देंगे, क्या कर देंगे? क्रांतिक कोण से अधिक कर देंगे तो प्रकाश दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, अपवर्तन नहीं होगा उसका, क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। समझ गए? तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा,
तो वह आपतन कोण जब क्रांति कोण से अधिक बढ़ा दिया जाए, क्रांति कोण से अधिक बढ़ा दिया जाए तो क्या पूर्णांतरित परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णांतरित परावर्तन हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका एक सिंपली समझा दिया मैंने। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, पूरे चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या करता हूँ? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरी चीज को। हाँ ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब शुरू से आप एक बार फिर से समझ लीजिए पूर्णांतरित परावर्तन क्या है। एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम में। समझिए पहले, सघन माध्यम से कोई आपतित किरण विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट बनाते चलो, ये थ्योरी बता रहा हूं ना, जो मैं बोल के बता रहा हूं वो लिखते चलो। पहला पॉइंट क्या होता? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। क्या हटती है? दूर हटती है। अब आपतित कोण का मान अगर बढ़ाया जाए, आपतित कोण का मान बढ़ाया जाए, सेकंड पार्ट फर्स्ट हो गया कि सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपतित कोण को बढ़ाया जाए, इस कोण को बढ़ाया जाए। कब तक बढ़ाया जाए? जब तक कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री नहीं हो जाए। कब तक बढ़ाया जाए? जब तक अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। और वह स्थिति जब आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो वह कोण, वह आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। जो बोल रहा हूं वो थ्योरी में लिखना, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तीसरा नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए। किसका मान? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रकाश उसी माध्यम में लौट आएगी। प्रकाश उसी माध्यम में लौट आएगा पुनः। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांतरित परावर्तन। पूर्णांतरित परावर्तन क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण का जब किसी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। इसे क्या कहते हैं? पूर्णांतरित परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्णांतरित परावर्तन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांतरित परावर्तन क्या है और ये पूर्णांतरित परावर्तन क्या काम आता है। जो हमारे संदेश वाहक होती है, प्रकाश तंतुएं, तो उनमें प्रकाश को आगे पहुंचाने के काम आता है। पूर्णांतरित परावर्तन का एक अगर एग्जाम्पल देखिए, एक उदाहरण बताएं आपको, तो मृगमरीचिका नाम से आपने सुना होगा एक एग्जाम्पल, मृगमरीचिका। जब अपन रोड पे जाते हैं, मृगमरीचिका क्या है? अपन जब प्लेन सपाट रोड पे जाते हैं तो अपन को रोड पर क्या दिखाई देता है? पानी भरा हुआ दिखाई देता है। क्या पानी दिखाई देता है? पानी भरा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या है? मृगमरीचिका कि जो मृग होता है उसके नाभि में एक कस्तूरी नाम की क्या होती है? एक पदार्थ होता है। तो वो बहुत ही सुगंधित होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सुगंधित होता है। तो वो हिरण, वो मृग उसका पीछा करता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि वो उसी की नाभि में छुपा हुआ है। क्या? कि वो उसी की नाभि में छुपा हुआ है। तो ये क्या है? भ्रम। मृग का क्या है? भ्रम। तो इस कारण इसको क्या नाम दिया है? मृगमरीचिका। ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा डिटेल में अपन को जाना नहीं है, अपन को सिंपली ओनली पूर्णांतरित परावर्तन के बारे में समझना है। ठीक है। तो आज अपन इतना ही लेते हैं, फिर आगे की क्लास आपकी कल, आपके जो भी होगा वो कल आपकी नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा क्योंकि टाइम का अभाव है। ठीक है, धन्यवाद।